आज का लेक्चर हमारा टाइप्स ऑफ लोगो पे है। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आज प्रोसेस स्टार्ट कर दें लोगो डिज़ाइन का, और जितने भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो चीज़ें समझ नहीं हैं, अभी पूछ लें ताकि हम उसको भी कवर कर लें। सो ये कुछ फॉन्ट्स हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको इन्हीं में से कोई ना कोई फॉन्ट सजेस्ट करूँगा जब आप अपना डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है जी। अब आ जाएँ आपके आज के टॉपिक के ऊपर कि आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ लोगो। ओके, सो टाइप्स ऑफ लोगो के अंदर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स हैं सिंबल्स की, लोगोस की। और मेन जो मकसद है इस लेक्चर को पढ़ाने का वो ये है कि कल को क्लाइंट जब आपसे कोई भी कीवर्ड का कहे, ठीक है, या कोई भी वर्ड यूज़ करता है इस तरह का, तो आपको पता हो कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है। और उसके अलावा आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि इस कीवर्ड के लोगोस बनते किस तरह के। ठीक है। ये जो क्लाइंट बात कर रहा है ये क्या है। ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप लोग ये कीवर्ड्स अपने पास लिख लें या अपने माइंड में फिट कर लें। ठीक है जी। सो आपके पास नॉर्मली 7 टाइप्स हैं, ठीक है, लोगों की। इसके अलावा भी लोगों ने खुद से टाइप्स क्रिएट की हुई हैं, बट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये समझ लें कि कॉमन बुक से चीज़ें ली गई हैं। और उसके अंदर आपके पास पहला जो है एब्स्ट्रैक्ट मार्क है। ठीक है। ये क्या होता है इसको देखेंगे। मैस्कॉट लोगों को देखेंगे। कम्बिनेशन मार्क किसको कहते हैं। एम्बलम लोगो कौन सा होता है, ठीक है, ये वाला। उसके अलावा लेटर मार्क होते हैं हमारे पास, पिक्टोरियल मार्क होते हैं, और उसके अलावा वर्ड मार्क होते हैं। ये नॉर्मली 7 टाइप्स होते हैं जिसके अंदर आपके लोगोस फॉल कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक्स। तो इन सबको हम देखेंगे। बाकी इसके अलावा भी कीवर्ड्स देखेंगे जो क्लाइंट नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। तो आज आपके जो कीवर्ड्स वगैरह हैं क्लाइंट से रेलिवेंट या नॉर्मल मार्केट से रेलिवेंट, फील्ड से रेलिवेंट, जो लोगो से रेलिवेंट आते हैं, उनको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले लेटर मार्क्स क्या होते हैं, लेटर मार्क किस तरह के होते हैं। तो लेटर मार्क नॉर्मली आपके जो आपकी एब्रीवेशंस होती हैं उसके अंदर क्रिएट हो रहे होते हैं। ठीक है। अगर आपकी कंपनी का नाम बहुत लेंथी है तो आप उसकी एब्रीवेशन क्रिएट करके उसको कुछ लेटर्स के ऊपर ले आते हो, जो अल्फ़ाबेट्स वगैरह नॉर्मली होते हैं उसके अंदर आप उसको ले आते हैं। फॉर एग्जांपल HBO आपके पास है तो होम बॉक्स ऑफिस ओरिजिनल नाम है कंपनी का, उन्होंने HBO क्रिएट कर दिया। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ठीक है, उसको उन्होंने IBM में कन्वर्ट कर दिया। और नासा इसके अलावा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसको उन्होंने NAS से यानी कि नासा में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक मेथड है आपके पास कि आप अपने लेंथी नेम को शॉर्ट कर लेते हो। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि अगर आपका नाम लेंथी नहीं है, जैसे ग्रीन पाम है, तो उसको GP में कन्वर्ट नहीं करेंगे। या तो तब कर सकते हो लेंथ हो नाम की, बहुत ज़्यादा लेंथी नेम हो, या आपकी जो ऑडियंस है, जो आपके कस्टमर हैं, उनको नाम याद है और आप उसको आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट कर रहे हैं और फिर उसके एब्रीवेशन में लेके आते हैं। या तो आप पहले दिन से ही एब्रीवेशन में होते हो और उसके नीचे छोटा सा लिख देते हो कि इसका क्या मतलब है। HBO के पुराने अगर आप लोगोस देखेंगे तो उसके नीचे होम बॉक्स ऑफिस लिखा होता था ताकि सबको पता हो HBO से क्या बनता है। ठीक है। IBM ने भी इसी तरह किया था और नासा का भी यही मेथड था कि उनका पुराना जो लोगो था वो एक बैच की तरह था और उन्होंने उसके ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ था। टाइम के साथ साथ उन्होंने अपने लोगोस चेंज किए क्योंकि उनको आइडिया हो गया था कि हमारे कस्टमर को पता चल गया कि हमारे नाम से क्या बनता है। ठीक है। उनकी प्रोडक्ट भी वैसे इतनी क्लियर थी कि आइडिया हो रहा था उससे। तो ये तब हो रहा होता है जब आपकी कंपनी को काफ़ी टाइम हो जाए। हाँ, क्लाइंट आपके पास आता है, ठीक है, वो आके आपसे कहता है कि मेरे पास ये एक कंपनी, हमारी कंपनी का नाम है जो कि एब्रीवेशन में है और हमें एक लेटर मार्क चाहिए। तो आपको पता हो कि उसके अंदर हम लोग फिर कोई शेप यूज़ नहीं कर रहे होते, उसके लेटर्स के साथ प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि जब हम लोग अपने क्लाइंट का लोगो क्रिएट करेंगे, वो कहता है कि मुझे लेटर मार्क चाहिए, तो पता हो आपको कि लेटर मार्क के अंदर हम जस्ट सिंबल्स के साथ प्ले नहीं करेंगे, हम जस्ट उसके लेटर के साथ प्ले करेंगे कि जहाँ पे उसने HBO लिखा हुआ है तो उसके O के साथ कुछ डिज़ाइन क्रिएट किया है, IBM लिखा हुआ है तो उसके अंदर उसने लाइन्स क्रिएट की हुई हैं। ठीक है। इसके अलावा नासा अगर लिखा हुआ है उसने, तो नासा में भी उसने एक शेप रखी हुई है और एक तरह के कर्व्स हैं, उन्हीं कर्व्स को कंसिस्टेंट रख के उसने कंप्लीट डिज़ाइन क्रिएट किया। ठीक है। N में भी उसी तरह कर्व है, S में भी वही कर्व्स आ रहे हैं और A में वही कर्व है। तो एक आपने जस्ट लेटर पे प्ले करना है, आपने फिर उसके अंदर कोई सिंबल, कोई इलस्ट्रेशन कुछ भी क्रिएट नहीं करना होता लेटर मार्क के अंदर। और लेटर मार्क जो होता है वो वर्ड नहीं होता, वो लेटर्स का कम्बिनेशन होता है, यानी कि किसी चीज़ की एब्रीवेशन होती है। ठीक है। H अलग है, B अलग है, O अलग है, और हर जो अल्फ़ाबेट है या लेटर है वो अलग वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे होम बॉक्स ऑफिस, तो अलग अलग वर्ड्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड मार्क्स होते हैं। ठीक है। वर्ड मार्क्स भी बिल्कुल लेटर मार्क की तरह ही होता है, बट वर्ड मार्क जो होता है वो कंप्लीट आपका नेम होता है। जैसे हम HBO कह रहे थे तो HBO को अलग अलग पढ़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे
वीज़ा, कोकोला और गूगल अलग अलग यानी कि आपके कंप्लीट वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका भी स्टाइल यही होता है। इनको टाइपोग्राफिक लोगो भी कहा जाता है कि जस्ट टाइप को यूज़ करके क्रिएट किए गए, इनके अंदर कोई भी इलस्ट्रेशन, कोई भी आइकन, कोई भी सिंबल नहीं होता। माइनर से सिंबल आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कोकोला ने यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल ऐड किया हुआ है, ठीक है। वीज़ा ने यहाँ पे हल्का सा एक एलिमेंट ऐड किया हुआ है, गूगल ने कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया। तो मेन जो समझने वाली बात है वो सिर्फ ये है, इनको टाइपोग्राफिक लोगो भी कहते हैं। इनको किताब के लिहाज से बुक मार्क कहा जाता है, सॉरी वर्ड मार्क कहा जाता है, और या लेटर मार्क इनको कहा जाता है, ठीक है। होते ये भी टाइपोग्राफिक लोगो हैं क्योंकि टाइप पे क्रिएट हुए हैं, और ये भी टाइपोग्राफिक लोगो हैं यानी कि कोई फॉन्ट से, कोई टेक्स्ट से क्रिएट हुए हैं, कोई भी इनके अंदर आपका सिंबल वगैरह, एलिमेंट वगैरह उस तरह से नहीं है, ठीक है। तो क्लाइंट अगर टाइपोग्राफिक लोगो कहता है तब भी इसका मतलब यही है, अगर वो वर्ड मार्क कहता है तो भी यही आता है, ठीक है। मोनोग्राम भी इसी को कहते हैं। मोनोग्राम नॉर्मली लोगो कहा जाता है, ठीक है। लोगो का एक दूसरा नाम है मोनोग्राम, ठीक है। उसके अलावा पिक्चर्स एंड सिंबल भी यूज करते हैं। पिक्चर को आप फोटो ना समझिएगा, ठीक है। ये पिक्चर या सिंबल जो है, ये आइकन को या आप सिंबल जो आपके इस तरह के सिंबल्स हैं उनको कहा जा रहा है। फोटो को हम पिक्चर नहीं कह रहे, ये सिंबल्स और पिक्चर जो हैं वो इनको कहा जा रहा है कि आपने किसी चीज़ की इलस्ट्रेशन क्रिएट कर ली सिंपल सी, आप उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। एप्पल वालों ने सिंपल एक अपने पास एक सिंबल यूज कर रहे हैं वो लोग एप्पल का। उसके अलावा ट्विटर है। कोई बता सकता है ये किसका लोगो है? अगर किसी को पता हो कि ये किस कंपनी का लोगो है। एप्पल का लोगो अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने जस्ट एप्पल क्रिएट करके, हमने कल इसको देखा भी था कि गोल्डन रेशियो से क्रिएट हुआ हुआ है। उसके अलावा ट्विटर का लोगो भी हमने देखा था कि गोल्डन रेशियो से। इन लोगोस के अंदर नाम नॉर्मली ऐड नहीं होते क्योंकि काफ़ी पुराने लोगोस हो चुके होते हैं। अक्सर क्लाइंट के पास आता भी है कि हमारे पास 10 साल से हम एक लोगो यूज़ कर रहे हैं और अब हम ये चाहते हैं कि हम कोई सिंबल क्रिएट करें और वो यूज़ करें। हमारा कोई भी टेक्स्ट ना हो लोगों के अंदर, हम जस्ट एक ऐसा सिंबल यूज़ करें जो कि सिंपल हो और सब याद रख सकें, तो आप ऐसा कोई सिंबल क्रिएट करके हमें दिखाओ, ठीक है। तो वहाँ पे नॉर्मल चीज़ आ रही होती है। यस, ये जो थर्ड है हमारे पास, ये टारगेट का लोगो है। इसमें टारगेट क्या है? टारगेट बुल्स आई की तरह उन्होंने यहाँ पे रेड कलर का एक क्रिएट किया हुआ है। किसी को अगर आइडिया हो कि वो जो तीर अंदाजी में यूज़ होते हैं उसमें टारगेट जो क्रिएट किया जाता है वो नॉर्मली इस तरह का होता है, जिसके दरमियान में इस तरह सर्कल होता है। तो ये उन्होंने बहुत सिंपल और बहुत डिसेंट लोगो क्रिएट किया हुआ है। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट मार्क्स होते हैं। कोई बता सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? क्या चीज़ एब्स्ट्रैक्ट होती है कि हम कह सकें कि ये जो चीज़ है एब्स्ट्रैक्ट है? किसी को अगर पेंटिंग का या आर्ट का थोड़ा सा आइडिया हो, वो बता सके कि एब्स्ट्रैक्ट किस चीज़ को कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि बनाने वाले ने उसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग ना रखा हो। ऐसी कोई चीज़ कि जिसका एग्जैक्ट कोई मीनिंग ना हो, हर देखने वाले को वो डिफरेंट मीनिंग दे रही हो, उसको एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। कोई कुछ मीनिंग निकाल रहा होता है, कोई कुछ मीनिंग निकाल रहा होता है। तो ऐसी जो चीज़ें कि जिसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग ना हो, उनको एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो आपके पास एक्स्ट्रा ऐसे लोगोस होते हैं कि जिनका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता, बट हर देखने वाला उसको डिफरेंट मीनिंग ले रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनका लोगो है, इसमें आप देखें कुछ लोग कहते हैं फ्लावर है, कुछ कहते हैं इन्होंने सन को दिखाया हुआ है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इनकी, उन्होंने इससे रेलिवेंट फिर यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट लोगो क्रिएट किया हुआ है। पेप्सी का लोगो है, कोई कहता है जी ये बॉल है, कोई कहता है फुटबॉल है, क्रिकेट की बॉल को प्रेजेंट किया हुआ है। तो फिर हर चीज़, हर देखने वाला इसमें से डिफरेंट मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए इनको एब्स्ट्रैक्ट लोगोस कहा जाता है। एडिडास का लोगो है फॉर एग्जांपल, उनके भी इस तरह से लीव्स हैं। तो हर देखने वाला कहता है कि अच्छा इसमें ये मीनिंग छुपा हुआ है, इन्होंने इसलिए ये चीज़ क्रिएट की हुई है, उसलिए ये चीज़ क्रिएट की हुई है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है, उसमें 4 उन्होंने बॉक्सेस क्रिएट किए हुए हैं। कुछ कहते हैं जी विंडोज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। तो याद रहे कि जब हमें ना समझ आ रहा हो कि इस कंपनी के साथ क्या लोगो क्रिएट होगा, यानी कि उसके नाम में कोई एग्जैक्ट चीज़ ना हो। अब पेप्सी है, पेप्सी के नाम से कुछ बनता ही नहीं है, अब क्या बनाएं हम उसके अगेंस्ट? तो वहाँ पे फिर हम एब्स्ट्रैक्ट शेप क्रिएट कर रहे होते हैं। इसीलिए टाइमलेस इंटीरियर जो आप लोग क्रिएट करोगे उसमें आप एब्स्ट्रैक्ट शेप क्रिएट कर सकते हो। या तो क्लॉक वगैरह ऐड कर लें उसके अंदर। लोग क्लॉक नहीं ऐड करना चाहते तो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आप लोग डिज़ाइन या कोई भी फ्लावर इस तरह की कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो उस सिनेरियो में आपके पास आता है, वो एब्स्ट्रैक्ट लोगों में काउंट हो रहा होता है क्योंकि कंपनी एज सच कुछ प्रेजेंट नहीं करी, रिप्रेजेंट नहीं करी, नाम रिप्रेजेंट नहीं करा। ग्रीन पाम है, साफ नज़र आ रहा है, कोई दरख्त होगा, कुछ ग्रीनरी होगी। रेड फॉक्स है, साफ पता चल रहा है कि फॉक्स का कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। फॉक्स का फेस हो सकता है, फॉक्स की टेल हो सकती है, फॉक्स का जो फुट होता है उसका प्रिंट हो सकता है। तो कुछ भी इस तरह क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। आज कोशिश करूँगा कि तमाम तीनों लोगोस को हम एंड में थोड़ा डिस्कस कर लें कि हम क्या कुछ इसमें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसलिए हम लोग जब ऐसा कोई लोगो क्रिएट कर रहे हो कि जिसके नाम से कुछ ना बन रहा हो, तो वहाँ पे हम कोई भी एब्स्ट्रैक्ट शेप क्रिएट कर सकते हैं। आप स्कोर समझने के लिए जब इंस्पायरेशन ले रहे होगे, तो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लोगो सर्च करोगे ताकि आपको डिफरेंट शेप्स का पता चले कि किस किस किस्म की शेप्स क्रिएट की जा सकती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा मैस्कॉट लोगोज बहुत कॉमन हैं। ठीक है, तमाम लोगो डिज़ाइन के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल है वो मैस्कॉट लोगो क्रिएट करना है। मैस्कॉट लोगो क्या होता है? ये आपके नॉर्मली जो आपके स्पोर्ट्स के लोगो या फूड रेलिवेंट जो लोगोज होते हैं जिसके अंदर कोई फेस ऐड हो, कोई कार्टून ऐड हो, उसको मैस्कॉट लोगो कहा जाता है। ठीक है, इसमें KFC का लोगो बहुत कॉमन है। अक्सर लोगों को लगता है ये फोटो है, ये फोटो नहीं है, इलस्ट्रेशन क्रिएट की गई है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि फेस यूज़ हो रहा है किसी पर्सन का। जियो वालों का आपने देखा होगा, मिस्टर जीम जो है वो भी उनका मैस्कॉट है। जो मैस्कॉट लोगो हैं ये क्रिएट करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इनमें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। इवन कि हल्की सी आप आईब्रो भी ऊपर नीचे कर दोगे तो पूरा जो मीनिंग होता है आपके करेक्टर का वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपकी इसमें स्केचिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप अच्छा एक करेक्टर क्रिएट कर सकें और फिर उसकी आप ट्रेसिंग करके फाइनल मैस्कॉट क्रिएट कर सको। ठीक है, तो मैस्कॉट लोगो जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है, स्पोर्ट्स की जो लीग्स होती हैं वो अपने मैस्कॉट्स क्रिएट करवाती हैं, टीम्स जो होती हैं वो क्रिएट करवाती हैं, जैसे बाउंटीज होती हैं, तो वहाँ पे नॉर्मली आपके इस तरह के लोगोस क्रिएट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कम्बिनेशन मार्क है। ठीक है, कम्बिनेशन मार्क क्या होता है कि ये टेक्स्ट और शेप को मिक्स करके एक कंप्लीट इमेज क्रिएट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है जो आपका बर्गर किंग है वो एक बेहतरीन एग्जांपल है इस काम की, कि उन्होंने बर्गर के अंदर अपना एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और जब भी यूज़ होगा ये पूरा सिंबल ही यूज़ होगा, पूरा मार्क ही यूज़ होगा। ना हम बर्गर किंग अलग लिख सकते हैं और ना हम लोग अलग से इस बर्गर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर कार्ड है, मास्टर कार्ड ने अपना लोगो बेहतर कर लिया है, लेकिन उनका जो पुराना लोगो था वो इस तरह से क्रिएट हुआ था। ये अप्रोच मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कि आप लोग किसी भी शेप के ऊपर इस तरह से टेक्स्ट लिखो, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसमें आपका टेक्स्ट अलग है और आपकी शेप अलग है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर इशू ये है कि आपके पास यहाँ पे जो शेप है उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, ये चीज़ ना करें। मास्टर कार्ड के बहुत पुराना लोगो 1990s का लोगो है, तो उस टाइम डिज़ाइन के जो रूल्स थे वो थोड़ा डिफरेंट थे। अब थोड़ा सा कोशिश ये करें कि अगर आप इस तरह कोई चीज़ लिख भी रहे हो, ये भी इसमें भी यही इशू है, अगर कोई चीज़ लिखते हो तो आपका जो कम्बिनेशन मार्क है उसमें आपका टेक्स्ट अलग हो और आपका जो इमेज है या आपका जो ग्राफिक है वो थोड़ा अलग हो। ठीक है, ऑल्दो कि ये सेम चीज़ है, ये एक पार्ट है एक दूसरे के, लेकिन इसको हम अलग कह सकते हैं और इसको हम अलग कह सकते हैं। ये स्टिल इसमें वाइट स्पेस है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दी गई। इसका इशू ये आता है कि इसको अगर आप ब्लैक एंड वाइट करोगे या किसी ब्लैक इमेज पे यूज़ करोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा मसला इसमें आ सकता है। इसको हम पूरा वाइट करके इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका हर एलिमेंट जो है वो अलग अलग यूज़ हो रहा है, कोई भी एलिमेंट दूसरे के ऊपर नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, लेयर्स की तरह मौजूद नहीं है इसमें। अगर देखें तो चीज़ें ऊपर नीचे पड़ी हुई हैं, मास्टर कार्ड जो है वो इन दो लेयर्स के ऊपर पड़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। सो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करें जब डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो तो इन तमाम चीज़ों को अलग अलग रखें, ताकि हम बाद में इनके कलर्स वगैरह चेंज करें तो उसमें फिर कोई भी इशू ना आए। ठीक है जी। उसके बाद एम्बलम है। ठीक है, एम्बलम जो आपके नॉर्मली होते हैं, अक्सर लोग एम्बलम लोगो को ही कह रहे होते हैं, लेकिन एम्बलम किताब के लिहाज से आपके इन इस तरह के लोगों को कहा जाता है जिसके अंदर कोई शेप्स होती हैं, टेक्स्ट राउंड करके दिया जाता है। आपकी यूनिवर्सिटीज़ के लोगोज जो होते हैं, ऑटोमोबाइल के लोगोज जो होते हैं, वो नॉर्मली एम्बलम होते हैं। और जितने भी आप यूनिवर्सिटी देखते हैं उनके कुछ ना कुछ इसी तरह के कॉम्प्लेक्स किस्म के लोगोज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टारबक्स कॉफ़ी का जो लोगो है, ठीक है, उसको भी एम्बलम कहा जाता है। यानी कि नॉर्मली जो भी लोगोज हैं जिसमें टेक्स्ट इस तरह से आपको राउंड करके या टेक्स्ट किसी शेप में फिट करके आपको नज़र आ रहा होगा, तो उसको हम लोग एम्बलम कहते हैं। ठीक है, और एम्बलम क्रिएट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आपको चीज़ें बहुत डिटेल में क्रिएट करनी पड़ती हैं, इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐड करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन, थोड़ी सी प्रेस्टीज लुक देने के लिए आपको क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें चीज़ें फिर सिंपल नहीं रहती, चीज़ें ऐड की जा रही होती हैं। ठीक है, तो फाइनल फिर ये होता है कि आपका ओवरऑल जो लोगो है वो इस तरह से एक शेप के अंदर फिट हो गया था। हावर्ड का लोगो है, ठीक है, हार्ले डेविडसन का लोगो है, तो उन्होंने अपने जो लोगोज हैं वो एक शेप में फिट किए हैं। ठीक है, तो फिर ये कंप्लीट एक एम्बलम, एक बैच क्रिएट होता है। मसला ये आता है कि क्लाइंट्स को इनमें से कोई भी टर्म नहीं पता होती कि ये एम्बलम कौन सा होता है, कम्बिनेशन मार्क कौन सा होता है, मैस्कॉट किसको कहते हैं। तो क्लाइंट को इन तमाम चीज़ों का नहीं पता होता। ये जो सारे आपके पास नेम्स हैं ये नॉर्मली जो डिज़ाइनर्स हैं
उनको पता होते हैं। और अगर क्लाइंट को इनमें से कोई चीज़ पता भी होगी तो माइट भी वो किसी चीज़ को किसी के साथ मिक्स कर रहा होगा, ठीक है। तो क्लाइंट को जो चीज़ें पता हैं वो फ्लैट है, विंटेज है, मॉडर्न, हिपस्टर, मिनिमल और प्रोफेशनल लोगों के कीवर्ड्स क्लाइंट नॉर्मली यूज़ कर रहा होता है कि जी फ्लैट लोगो क्रिएट कर दो, विंटेज लोगो क्रिएट कर दो, मॉडर्न लोगो बना दो, हिपस्टर लोगो बना दो, मिनिमल लोगो बना दो, प्रोफेशनल लोगो बना दो। तो वहाँ पे हमारा बड़ा मसला आता है। और फिर हमारी जो एक्सप्रेशन होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि अब ये कौन से लोगोज हैं, मैंने तो कुछ और पढ़ा हुआ था, अब क्लाइंट तो कुछ और ही बता रहे हैं। सो इस एक्सप्रेशन से मैं आपको निकालता हूँ, ठीक है। टेंशन नहीं लेने की। अब ये जो कीवर्ड्स दे दिए इनका क्या मतलब है, आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जो आपके पास फ्लैट, मॉडर्न, मिनिमल और प्रोफेशनल लोगोज हैं, ये तमाम के तमाम जो कीवर्ड्स हैं ये सारे एक ही जो कैटेगरी है उसमें फॉल करते हैं, ठीक है। मिनिमल लोगो हो गया, फ्लैट लोगो हो गया, मॉडर्न लोगो हो गया, ये जी कौन से लोगोस को हम ऐसा कहते हैं, आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा और साथ साथ इनमें थोड़ा सा फ़र्क भी बता दूंगा, ठीक है। फ्लैट लोगो वो लोगो होता है जिसमें ग्रेडियंट नहीं यूज़ हो रहा होता या बहुत कम यूज़ हो रहा होता है, उसमें कोई भी 3D लुक नहीं आ रही होती। आपका ऐसा लोगो जो 2D में बना होता है उसको हम लोग फ्लैट लोगो कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा मॉडर्न लोगो वो होता है जिसके अंदर मॉडर्न कलर्स यूज़ हुए होते हैं, यानी कि जो न्यू न्यू कलर्स हम देख रहे होते हैं जो टूल्स में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होते, मॉडर्न कलर्स होते हैं। आप सिंपल गूगल करोगे मॉडर्न कलर्स, आपको मॉडर्न शेड्स मिल जाएंगे। उन तमाम लोगोस को जिसमें मॉडर्न कलर्स यूज़ होते हैं उनको मॉडर्न लोगोस कहा जाता है। इसके अलावा आपके पास मिनिमल लोगो वो होते हैं जिनके अंदर कम से कम चीज़ें यूज़ हुई, जैसे एप्पल का लोगो है मिनिमल है, नाइकी का लोगो मिनिमल है। हार्वर्ड के लोगो को हम मिनिमल नहीं कह सकते क्योंकि उसमें बहुत डिटेलिंग ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसमें आपकी सिंपल शेप क्रिएट हुई, मिनिमल चीज़ हो, कम से कम डिटेलिंग हो, उसको मिनिमल लोगो कहा जाता है। उसके अलावा प्रोफेशनल लोगो उसको कहा जाता है जिसके अंदर क्लटर कम हो। क्लटर का मतलब ये फालतू चीज़ें ना हो, कोई भी इमेच्योर सा डिज़ाइन ना हो, टेढ़ी मेढ़ी शेप्स ना हो, डिसेंट शेप हो, उसको प्रोफेशनल लोगो कहा कहते हैं, ठीक है। अगर आपका लोगो फ्लैट, मॉडर्न और मिनिमल है तो वो ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल लोगो बन जाता है, ठीक है। फ्लैट, मॉडर्न और मिनिमल में आपस में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर आपने एक फ्लैट लोगो क्रिएट कर दिया तो वो किसी हद तक मिनिमल और मॉडर्न में आ सकता है, ठीक है। यहाँ एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये जो आपके सामने लोगोज हैं ये तमाम के तमाम जो हैं फ्लैट हैं, मिनिमल हैं, प्रोफेशनल लोगोज हैं, यानी क्लीन लोगोज हैं। इवन कि यहाँ पर उसने चिड़िया की आंख भी नहीं बनाई क्योंकि उसका लग रहा था कि ये भी फालतू चीज़ है, ठीक है। इस लोगो को देख के बताएं, इसमें उसने 3 चीज़ें एक ग्राफिक के अंदर फिट कर दी हैं। कौन सी 3 चीज़ें आपको इस ग्राफिक के अंदर नज़र आ रही हैं? इसके अलावा राइट साइड पे देखें तो उसमें भी एक बर्ड क्रिएट किया उसने, और सिंपल बिल्कुल इस एक शेप के अंदर उसने 3 चीज़ें फिट कर दी हैं, डायमंड, क्राउन और लाइन। अगर हम देखें तो तीनों चीज़ें एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, लीडरशिप को, ठीक है, रॉयल्टी को। क्राउन जो हो गया शेर, जंगल का बादशाह होता है, और आपका डायमंड जो होता है बहुत महंगा है। तो इसलिए तमाम जो तीनों चीज़ें हैं वो एक ही तरह की कैटेगरी में आती हैं और उसने तीनों चीज़ों को एक ही ग्राफिक के अंदर फिट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें जो आपकी क्रिएट होती हैं स्केचेस के साथ क्रिएट होती हैं। जब आप डिफरेंट आइडियाज़ लेके आते हो, डिफरेंट स्केचेस क्रिएट करते हो, थोड़ा टाइम लगाते हो चीज़ पे, तो फिर इस तरह की चीज़ क्रिएट होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी हमारे पास मिनिमल फ्लैट लोगो है। अब इसके अंदर देखें तो उसने यहाँ पे थोड़ा सा एक शेडो का कॉन्सेप्ट दिया हुआ लोगो में। अब ये कोई वो इफेक्ट वाला शेडो नहीं है जो हम लोगों ने शेडो पढ़ा था। इसमें यहाँ पे उसने जस्ट एक शेप क्रिएट की है और उस शेप का कलर उसने बैकग्राउंड से हल्का सा डार्क कर दिया है, जिसकी वजह से हमें ये शेप की फील दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे अगर आपको फ्लैट के अंदर कोई इस तरह का हल्का सा शेडो देने की ज़रूरत पेश आ रही है तो आप सिंपल इसके अंदर हल्का सा डार्क कलर दे दोगे ताकि वो एक शेडो की फील दे। प्रॉपर शेडो कभी भी लोगो में ऐड नहीं होता। दोबारा बता रहा हूँ, आखिरी बार बता रहा हूँ कि लोगो में हम कभी भी शेडो नहीं यूज़ करते, ठीक है। लोगो में कभी भी शेडो यूज़ नहीं होता, लोगो को कभी प्रेजेंट भी नहीं करते शेडो यूज़ करके, ना शेडो कभी आपके लोगो का पार्ट होता है। अगर आपने हल्का सा 3D लुक देनी है तो आप इस तरह का जो डार्क शेड है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो हम इफेक्ट्स में जाके ड्रॉप शेडो करते हो वो शेडो कहीं भी लोगो में यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट सेम आपको एक और एग्जांपल दी हुई है शेड क्रिएट करने की, ठीक है। आपने शेप क्रिएट करनी है यहाँ पे और डार्क शेड के साथ यहाँ पे एक शेडो का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। उसके अलावा ये आपके पास मिनिमल लोगोज हैं, ठीक है। टाइपोग्राफिक लोगोज और मिनिमल लोगोज का कॉन्सेप्ट है। इस तरह के लोगोज आपको नॉर्मली आर्टिस्ट जो हैं वो अपना लोगो क्रिएट करते हैं। आप में से कोई बच्चा अपने नाम का लोगो क्रिएट करना चाहे तो वो इस तरह से क्रिएट कर सकता है। ये देखें अगर हम, ठीक है, इसने एम और ओ लिख के और साथ अपना नाम लिखा हुआ है। इस तरह से आप अपना लोगो क्रिएट कर सकते हो अपने नाम का। ये एक लोगो है, ठीक है। इस तरह से अपने नाम का लोगो क्रिएट कर सकते हो कि जब आपकी डेट ऑफ बर्थ है
1991 92 या जो भी आपकी है वो आप डेट ऑफ बर्थ ऊपर लिखो, इस तरह शील्ड क्रिएट करके अपने इनिशियल्स लिख के और नीचे नाम लिखो। तो इस तरह का आप अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं, पर्सनल लोगो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अब डैनियल वाइट है, उसने अपना लोगो क्रिएट किया हुआ है, टपोग्राफिक लोगो है, तो ये मिनिमल लोगोज नॉर्मली इस तरह के क्रिएट हो रहे होते हैं। फ्रोग्राफर्स यूज़ करते हैं अपनी इमेजेस में यूज़ करने के लिए, एज स्टैम्प यूज़ करना, एज अ वाटर मार्क यूज़ करना है। ये लोगोज क्रिएट करना बहुत आसान है, मिनिमल शेप्स यूज़ हो रही हैं, इसके अंदर कोई भी ऐसा डिफिकल्ट चीज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हैंड ड्रॉन लोगोज, ठीक है, जो हाथ से क्रिएट हुए होते हैं। फील ये आती है हमें कि चीज़ हाथ से बनी हुई है। इसको अगर आप देखो तो इसके अंदर उसने ये जो कैरेट सा क्रिएट किया हुआ यहाँ पे, क्योंकि फॉर्म का नाम है, ठीक है, फॉर्म एक क्रिएट किया हुआ उसने, तो वहाँ पे एक हाथ से कैरेट क्रिएट करके स्केचेस, और उसको यहाँ पे उसने ट्रेस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उसने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। कोई बता सकता है कि इस टेक्स्ट ने हाथ से लिखा हुआ है या ये कोई फॉन्ट है? थोड़ा सा इसको और से देखें और मुझे बताएं कि क्या ये फॉन्ट है या उसने हाथ से लिखा हुआ है टेक्स्ट। अच्छा, कुछ बच्चों को इसलिए फील आ रही है क्योंकि यहाँ पे ए और आर जो है वो रिपीट हो रही हैं, और वो आर ई सारा कुछ जो है वो सेम रिपीट हो रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि वो फॉन्ट है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अभी फ़िलहाल क्योंकि हमने इस तरह के फॉन्ट देखे हैं तो हमें आइडिया है, लेकिन जो आपके नॉर्मल लेटरिंग होती है उसके अंदर ये होता है कि हम लोग अगर हाथ से ए एक दफ़ा अच्छा लिखती है तो वही ए कॉपी करके हम यहाँ पे दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो फॉन्ट से उसने लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप हाथ से लेटरिंग कर रहे हो तो वहाँ पे हम ए इस तरह से हाथ से लिख के और फिर उसी ए को दोबारा आगे यूज़ करना हो तो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये देखें, इसमें मुझे बताएं कि ये आपको क्या लगता है, फॉन्ट है या लेटरिंग की हुई है उसने। अच्छा, ये भी आप लोगों को अगर फॉन्ट लग रहा है जिसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे जिसने ओ लिखा हुआ है वही ओ यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम ई देखें तो ई जो है दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, और एफ जो है उसके साइज में फ़र्क है। लेकिन अगर आप अपने लेटर्स को कंट्रोल शिफ्ट ओ के साथ आउटलाइन करते हो तो फिर आप इस तरह के चेंजेस में कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको देखें तो ये भी सेम फॉन्ट ही है, क्योंकि इसमें एस जो है वो रिपीट हो रहा है, ई जो है उसका साइज उसने बड़ा किया हुआ है। लेकिन जो मेन समझने वाली बात है कि इस तरह के टाइपोग्राफिक लोगोज होते हैं, हैंड रिटन फॉन्ट्स जो हैं आपके पास, हैंड रिटन फॉन्ट्स को यूज़ करके हम इस तरह से लोगोज क्रिएट कर सकते हैं जैसे इन्होंने क्रिएट किए हैं, ठीक है। जिससे फील तो आती है कि हैंड रिटन है, लेकिन आपके पास ये नॉर्मली फॉन्ट्स ही होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि हैंड रिटन फॉन्ट्स की कैटेगरी आपको पता है कहाँ से मिलेंगे, फॉन्ट्स कहाँ से डाउनलोड होंगे। तो आप बजाय इसके कि हाथ से लिखना बैठे और आपकी कैलीग्राफी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप वो हैंड रिटन फॉन्ट्स यूज़ करके इस तरह के लोगोज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा सिग्नेचर फॉन्ट्स हैं, सिग्नेचर लोगोज हैं, वो नॉर्मली बिल्कुल हैंड रिटन की तरह ही होते हैं, ठीक है। इसके भी आपको सिग्नेचर फॉन्ट्स आपको पता है कहाँ से मिलेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करोगे और इस तरह से कंपनी का नाम लिख के और नीचे जो वो काम करते हैं उसको नॉर्मल फॉन्ट के अंदर लिख दोगे, ठीक है। उसको भी आपने सिग्नेचर फॉन्ट में नहीं लिखना, क्योंकि उसका पढ़ना ज़रूरी है। सिग्नेचर फॉन्ट में जस्ट कंपनी का नाम आता है। ये तमाम के तमाम जो आप लोग चीज़ें देख रहे हो सारे फॉन्ट्स हैं, इसमें भी देखें एच जो है वो सेम आ रहा है और स्ट्रोक जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। दिखाने का मकसद ये है कि हर चीज़ हाथ से नहीं बनती, कहीं कहीं पे आपकी जो सिंपल टूल है वहाँ से ही काम चल जाता है, तो आपको हर चीज़ हाथ से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टाइपोग्राफिक लोगो जो होते हैं उसमें नॉर्मली कैलीग्राफी हाथ से करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल इंटरनेट से फॉन्ट डाउनलोड करते हो और आप इनसे अपना नाम लिख के और क्लाइंट को दे देते हैं। अच्छा, याद रहे कि आप इस तरह का अपना एक गिग भी क्रिएट कर सकते हो, आई विल क्रिएट अ टाइपोग्राफिक लोगो फॉर यू, और आप उसमें इस तरह के नाम लिख के, ठीक है, सिंपल फॉन्ट के साथ इस तरह का ओवरले क्रिएट करके और सिंपल पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं अपना, ठीक है। क्या आप बात करें कि मैं सिर्फ टाइपोग्राफिक लोगो ही क्रिएट करता हूँ और कोई लोगो क्रिएट नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा 3D लोगोस का नाम आता है, क्लाइंट 3D लोगोस का नाम यूज़ करता है कि मुझे 3D लोगो चाहिए। तो उस सिनेरियो में आप देख लें 3D लोगोस नॉर्मली 100 में से माइट भी 3 या 4 लोग आपसे कहेंगे 3D लोगो का, क्योंकि 3D लोगो बहुत पुराने हो चुके हैं, ठीक है। हैंड राइटिंग फॉन्ट कहाँ से मिलेगा, मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट बताई हुई है हैंड राइटिंग फॉन्ट की, 10001 फॉन्ट के नाम से है वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये 3D लोगोस के ओवरऑल एग्जांपल्स हैं, इसको आप देखें, ठीक है। इसमें उन्होंने नॉर्मली कोई 3D लुक देने के लिए ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके हर शेप को अलग अलग बना के उनके अंदर कलर किया गया है ताकि वो 3D फील दें। लेकिन 3D लोगोस अब हम नॉर्मली क्रिएट नहीं करते क्योंकि अब इसकी इतनी ज़्यादा मांग नहीं है, समझ लें, ठीक है, इतने ज़्यादा ये यूज़ नहीं होते। ठीक हो गया।
उसके बाद विंटेज, हिपस्टर और रेट्रो के कीवर्ड्स यूज़ होते हैं कि विंटेज होता है, रेट्रो होता है। अब ये क्या चीज़ होती है, किस किस्म के फॉन्ट्स को हम लोग या किस किस्म के लोगोस को हम लोग विंटेज लोगोस कहते हैं, ठीक है, हिपस्टर लोगो या रेट्रो लोगो कहते हैं, तो वो देख लेते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये जो हैं विंटेज या रेट्रो में आते हैं। इनको विंटेज या रेट्रो क्यों कहा जाता है, उसकी वजह ये है कि इसके अंदर आपके पास जो फील है वो रफ सी फील आ रही होती है, ठीक है। एक समझ लें कि फॉन्ट्स भी आपके पास जो होते हैं वो राउंड में यूज़ हो रहे होते हैं, और जो आपके पास शेप्स हैं वो भी सर्कल में या बैनर शेप्स यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग जो नॉर्मली लोगोज यूज़ कर रहे होते हैं वो रेट्रो में आपके पास आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये मज़ीद डिटेल में है, ठीक है। ये जो लोगोज हैं इसमें डबल कलर यूज़ हो रहा है, डुअल टोन के साथ, और इसमें आपके पास डबल एक फील आ रही है, ठीक है। तो इस तरह के लोगोस को हम लोग नॉर्मली रेट्रो लोगो, विंटेज लोगो कह रहे होते हैं। ये जो लोगोस हैं नॉर्मली बार्बर शॉप्स या वुड मेकर जो होते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा सी फूड वाले यूज़ करते हैं, यानी कि कॉफ़ी शॉप होगी, आपके रेस्टोरेंट्स हो गए, ये जो हैं आपके पास नॉर्मली जो रेट्रो लोगोस हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपके पास बियर सेल जो कर रहे होते हैं, पब्स जो होते हैं, वहाँ पे नॉर्मली रेट्रो लोगोस यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। इन लोगोस को अगर आप देखें तो इसको बनाना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसने सर्कल क्रिएट करके 2 बॉक्सेस क्रिएट किए हुए हैं, उसके अंदर एक सिंपल सा एक क्लाउड क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है लोगोस क्रिएट करना, ठीक है। ग्रीन पाम के लिए आप लोग रेट्रो लोगो क्रिएट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर उन्होंने ईयर लिखा हुआ सिंस 1856, या आप खुद से कोई भी जनरेट कर सकते हो। सिंस 1950 कर दो ग्रीन पाम के लिए। यहाँ पे हल्का सा सिंगल कलर में ग्रीन पाम ट्री ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ग्रीन पाम आ जाएगा और नीचे यहाँ पे रेस्टोरेंट आ जाएगा। यहाँ पे हल्की सी आप टैगलाइन खुद से बना सकते हो। तो अगर आप खुद से इस तरह का रेट्रो लोगो क्रिएट करना चाहते हो ग्रीन पाम का, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। आप इस तरह का बहुत डिसेंट सा लोगो एज अ बैच क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आजकल के मॉडर्न दौर में रेट्रो लोगो थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं, वो कुछ इस शेप में आ चुकी हैं। इसमें सब कुछ चीज़ें निकाल दी गई हैं और उनको और ज़्यादा साफ और ज़्यादा सिंपल कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। आप लोगों के जो टाइप्स थी लोगोस की वो यहीं तक है। अगर कोई आपको टाइप समझ नहीं आई तो भी बता दें, उसको भी हम आज दोबारा देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डिज़ाइन चैलेंज के ऊपर जो हमारा चल रहा है इस वीक के अंदर, ठीक है। हम लोगों ने इन 3 कंपनीज का किसी एक का लोगो क्रिएट करना, ठीक है। कल बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था। अच्छा सर, नेट पर ऑलरेडी फॉक्स वेक्टर अवेलेबल हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं लोगो में। मैंने आपको दोबारा बताया कि आपने इंटरनेट से उठा के डिज़ाइन मुझे नहीं दे देना कि हमने ये लोगो क्रिएट कर लिया है। एक चीज़ क्लियर कर लें कि आप नेट से कोई भी डिज़ाइन उठाओगे, इवन कि उसमें चेंजेस भी करते, मुझे तब भी पता चल जाएगा कि ये लोगो आपने खुद नहीं बनाया, ठीक है। क्योंकि आप मुझे स्केचेस सेंड करोगे, स्केचेस के बाद चीज़ बनाओगे और उसमें भी थोड़ी बहुत गलतियाँ करोगे तो पता चल जाएगा अच्छा खुद से चीज़ बनी है। इंटरनेट से नहीं उठाना है। आप क्लाइंट के लिए चीज़ बना रहे हो, उसमें आप जो मर्जी करो, वो आपका पर्सनल मसला है, ठीक है। मैंने जो चीज़ सिखानी है वो ये सिखानी है कि आपने चीज़ खुद से बनानी है। अगर आप भी इंटरनेट से चीज़ उठा के बनाओगे तो फिर आप खुद को डिज़ाइनर मत कहें, फिर आप आपको कुछ खुद को कोई और नाम दे सकते हो, ठीक है। नेट से चीज़ उठा के आप 3-4 चीज़ें उठा के उनको मिक्स करते हो तब कोई मसला नहीं है, वो चीज़ हो सकती है। लेकिन इंटरनेट पे ऑलरेडी बने हुआ वेक्टर अवेलेबल है, उसको उठा के आप रखोगे, नीचे रेड फॉक्स लिख देते हो, तो इट्स नॉट अ लोगो और आप खुद को डिज़ाइनर नहीं कह सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी बनी हुई चीज़ से उसको आपने जस्ट अलाइन किया आपस में और कह दिया कि मैंने लोगो डिज़ाइन कर दिया। तो आपने लोगो डिज़ाइन नहीं किया, लोगो रखा है एक सिर्फ, ठीक है। तो इंटरनेट पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप उनमें 3-4 चीज़ों को मिक्सअप करके कुछ बना सकते हो तो बना लो। लेकिन ये मत समझिएगा कि मैंने बहुत कोई कोने खुदरे से कोई चीज़ निकाल के ले आया हूँ और सर को नहीं पता चलेगा, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको चीज़ सिखाई हुई है, मुझे पहले दिन से पता है कौन बच्चा कितना पानी में, कौन कितने डिज़ाइंस क्रिएट कर सकता है और कौन कितना कैपेबल है। और अचानक से अगर आप एक दिन में एक नया लोगो निकाल के ले आते हैं और कहेंगे कि मैंने खुद बनाया, तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज़ सबके लिए, मैं किसी एक आध स्टूडेंट को नहीं कह रहा, ये सबके लिए है कि जो भी चीज़ें आप लोग बनाओगे मुझे पता होगा कि आपने खुद बनाई या नहीं बनाई, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ से थोड़ा सा बचिएगा। ओके, अब इन तीनों को मैं अलग अलग थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि आप लोगों ने क्या चीज़ें माइंड में रखनी है और क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि ये डिज़ाइन है तो इसलिए हर चीज़ की कोई लिमिट है, कोई रूल है, तो उन चीज़ों को हम साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन पाम की, रेस्टोरेंट। अब अक्सर बच्चे जो अभी तक जो मुझे आपने स्केचेस भेजे हैं उसके अंदर जो मेन गलती थी वो यही थी कि ग्रीन लिख के आप साथ दरख्त बना रहे थे और पाम नहीं लिख रहे थे। तो एक चीज़ क्लियर होगी है
कि नाम हमने पूरा लिखना है, ठीक है। और नाम जो भी लिखोगे आप, याद रहे कि नाम के स्पेलिंग ठीक हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग रेड फॉक्स स्टूडियोज़ कर रहे हैं, उसको स्टूडियोज़ नहीं है, सिर्फ स्टूडियो है, ठीक है। नाम की स्पेलिंग ख़राब ना हो, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। और जो ग्रीन पाम है वो अलग फॉन्ट के अंदर बोल्ड में आएगा और रेस्टोरेंट लाइट में आएगा, ठीक है। आप चाहें तो अपर केस कर सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। अपर केस लोअर केस वो कोई मसला नहीं, वो कर सकते हैं, बट लेटरिंग चेंज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब ग्रीन पाम का जो आपका लोगो है उसके अंदर ग्रीन पाम ट्री होना ज़रूरी है। बाकी अगर आप उसको थोड़ा डिटेल्ड बनाना चाहते हैं, थोड़ी सी उसको मैस्कॉट में या इलस्ट्रेशन में लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट का लोगो है, एम्बलम वगैरह क्रिएट हो सकता है इसका, तो उसमें आप सन ऐड कर सकते हो, माउंटेन्स ऐड कर सकते हो, बर्ड्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि रेस्टोरेंट लोगोस में नॉर्मली ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसको मिनिमल अगर आप ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है, आप थोड़ी सी इसमें सिनर्जी क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन इस लोगो के अंदर चमचे वगैरह, प्लेटें वगैरह ऐड करना अवॉइड करें, वो कोई इतनी अच्छी नहीं लगती। अगर आपने ऐड करना है, लोगो क्रिएट करना है, तो इस तरह का ये देखें थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है, लाइट सा बिल्कुल उसने एक आइकन यूज़ किया हुआ, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। ग्रीन पाम ऊपर आएगा और यहाँ पे हल्का सा इस तरह से लोगो आ गया और नीचे आप यहाँ पे रेस्टोरेंट लिख लो, तो डेट्स फाइन, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन आप चमचों और दरख्तों को अंदर ही मिक्स किए जाओगे तो वो मत करें, ठीक है। एम्बलम मैंने आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर बताया है एम्बलम क्या होता है, तो उसको देख लीजिएगा जो कमेंट में पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास रेड फॉक्स स्टूडियो है, ठीक है। जो लोग रेड फॉक्स स्टूडियो पे काम कर रहे हैं, आपका जो लोगो होगा उसके अंदर फॉक्स का कोई ना कोई एलिमेंट होना ज़रूरी है और उसका रेड कलर होना ज़रूरी है, ठीक है। रेड कलर ज़रूर होगा उसके अंदर। आप कोई और ऑरेंज का शेड यूज़ करना चाहते हैं रेड के साथ तो डेट्स फाइन। लेकिन जो ओवरऑल चीज़ है उसके अंदर सेम वही बात है कि रेड फॉक्स आप लिखोगे, नीचे स्टूडियो जो है वो बिल्कुल स्मॉल सा आ जाएगा, ठीक है। तो जो मेन चीज़ है वो बताने वाली ये है कि इसके अंदर आप लोगों ने फॉक्स का एलिमेंट ज़रूर यूज़ करना है। आप फॉक्स को हेडफोन्स पहना सकते हैं, ठीक है, वो स्टूडियो कॉन्सेप्ट इसके साथ ऐड हो जाएगा। फॉक्स के साथ ऑक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऑक्स केबल जो होती है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अगर आप ऐड करना चाहें म्यूज़िक से रेलिवेंट तो कर सकते हो, ठीक है, बट फॉक्स का होना ज़रूरी है, म्यूज़िक ना भी हो तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टाइमलेस इंटीरियर्स हैं। टाइमलेस इंटीरियर के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है। आप क्लॉक के साथ कोई चीज़ प्ले करना चाहते हो, क्लॉक क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन क्लॉक बहुत ज़्यादा डिटेल ना हो, सिंपल होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है कि आप कोई एब्स्ट्रैक्ट लोगो क्रिएट करना चाहते हैं, कोई एब्स्ट्रैक्ट शेप क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बताने का मकसद था कि आप लोगों ने जो लोगोस क्रिएट करने हैं उसके अंदर कोशिश ये करें कि जो नाम है उस पर फोकस करें, नाम से रेलिवेंट आइकन होना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें अगर आप उसकी सब टाइटल हैं वो नहीं भी ऐड करते तो कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। ठीक है, आगे हमारे पास लोगो का प्रोसेस आ रहा है कि लोगो ओवरऑल डिज़ाइन किस तरह करना है, तो आप लोगों को थोड़ा सा वो चीज़ समझा दूंगा। लेकिन लोगों का जो प्रोसेस है बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे तभी आपका लोगो अच्छा बनेगा, यूनिक बनेगा। लोगों का प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपका लोगो अच्छा नहीं बनता। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं ये प्रोसेस सिर्फ आपकी असाइनमेंट के लिए नहीं है, या आज तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं लोगों से रेलिवेंट, ये सिर्फ आपके असाइनमेंट के लिए नहीं है। तब जब भी आप लोग लोगो क्रिएट करोगे, किसी भी क्लाइंट का करते हो, अपना लोगो क्रिएट करते हो, कुछ भी करते हो, तो वहाँ पे ये प्रोसेस आपका फॉलो होगा। ये प्रोसेस मेरा क्रिएटेड है, मैंने खुद ये प्रोसेस जनरेट किया है, और इस प्रोसेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे हमेशा यूनिक लोगोज जनरेट होते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस का दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका क्लाइंट बहुत खुश होता है कि आप इस पूरे प्रोसेस में इसको साथ अगर लेके चलते हैं तो उसको पता होता है कि एंड में जो लोगो क्रिएट होगा वो लोगो जो होगा वो यूनिक होगा, और इस बंदे ने खुद से मेहनत करके चीज़ बनाई है जिसको मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक हो गया। सबसे पहले आपका काम ये है, जब आप लोगों ने किसी भी चीज़ का लोगो क्रिएट करना है, आपने एक ब्लैंक पेपर के ऊपर उस चीज़ से रेलिवेंट जितने नाम या जितने वर्ड्स आपके माइंड में आते हैं वो सारे लिख लेने हैं, ठीक है। ग्रीन पाम रेस्टोरेंट आपने एक नाम पढ़ा कंपनी का, और ग्रीन पाम से रेलिवेंट जो चीज़ें आपके माइंड में आती हैं, जो भी अल्फाज आते हैं, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इसमें कुछ सही गलत नहीं होता। कोशिश ये करेंगे कि 20 अल्फाज मिनिमम आपके पास आएँ। 20 से ज़्यादा आ जाते हैं तो डेट्स फाइन, लेकिन 20 से कम ना हो। जो माइंड में आ रहा है लिखते जाएं। प्लेट आ रहे हैं, स्पून आ रहे हैं, दरख्त आ रहे हैं, चिड़िया, कौवे, जो माइंड में आता है सब कुछ लिखें, ठीक है जी। ये सारे वर्ड्स जब आपने लिख लिए
तो उसके बाद इनको थोड़ा सा फिल्टर आउट करेंगे कौन से वर्ड जो हैं वो ज़्यादा करीब हैं इस नाम से, ठीक है। वो 10 अल्फाज निकालें जो आपको लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा करीब हैं, ठीक है। वो अल्फाज कुछ भी हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास प्लेट है, नाइफ है, फोक है, स्पून है, पाम ट्री है, ठीक है, बर्ड्स हैं, सन है, माउंटेन्स हैं, सी है, बीच है, ठीक है, रिवर है। ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी करीब हैं इन सबसे, ठीक है। तो अब आपको लगता है कि अच्छा ये जो सारे वर्ड्स थे ये फिल्टर आउट होके आ गए हैं और मैंने इससे रेलिवेंट जो है इसके करीब करीब कोई ना कोई लोगो क्रिएट करना है, ठीक है। सो फिर जिन चीज़ों के आपने नाम लिखे हैं आप उन चीज़ों को मिक्सअप करके रफ स्केचेस ड्रॉ करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब आपके पास ये टेंशन नहीं होगी कि पता नहीं ग्रीन पाम का क्या लोगो बनेगा, आप ग्रीन पाम को छोड़ दें। अब जो आपने वर्ड्स लिखे हैं वहाँ पे फिल्टर आउट जो किए हैं, अब आपने उससे रेलिवेंट तमाम चीज़ें जो हैं वो क्रिएट करनी है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि जो स्पून है या नाइफ है इसको मैं अगर कहीं पे मर्ज करना चाहता हूँ या बीच ट्री और इन सब को एक इलस्ट्रेशन क्रिएट करना चाहता हूँ तो उसके स्केचेस कैसे बनेंगे, आप उससे रेलिवेंट रफ स्केचेस बनाओगे। और अगर आप गौर से देखें तो इन पहले 2 पॉइंट्स में मैंने कहीं भी इंटरनेट का वर्ड यूज़ नहीं किया, ना मैंने कहीं पे इंस्पायरेशन का वर्ड यूज़ किया है और ना मैंने यहाँ पे कहीं पे लैपटॉप का वर्ड यूज़ किया है। ये सब कुछ पेपर और पेंसिल से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक का आपका जो काम था वो पेपर और पेंसिल से ही था, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप लोग अपने रफ स्केचेस बनाना शुरू करोगे। जो भी माइंड में आपकी चीज़ें आ रही हैं वो पेपर पे उतारना शुरू करेंगे। स्केचेस का कंप्लीट साफ होना ज़रूरी नहीं है, बट स्केचेस का सर देख के पता चले कि क्या बना हुआ है, ठीक है। वो किसी भी किस्म के स्केचेस हो सकते हैं, रफ स्केचेस होते हैं, कलर हो सकते हैं, आउटलाइंड हो सकते हैं, बट किसी हद तक वो स्केच हो और पता चल रहा हो कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अब आप जाएंगे, जो स्केचेस आपने बना लिए हैं उस स्केचेस को आप रखोगे साइड पे, नया साफ पेपर निकालोगे और वही जो आपने वर्ड्स लिखे थे उन वर्ड्स की आप ऑनलाइन इंस्पायरेशन लेना शुरू करोगे। अब आपने जो ट्री का वर्ड लिखा था आप ट्री लोगो सर्च करोगे, आपने स्पून लिखा था स्पून लोगो सर्च करोगे कि स्पून के लोगोस कैसे होते हैं, ट्री के लोगो कैसे होते हैं, प्लेट है अगर तो लोगो कैसे होंगे, रेस्टोरेंट अगर है तो उसका लोगो कैसा होगा, बीच है अगर तो उसका लोगो कैसा होगा। तो आप वो तमाम इंस्पायरेशंस लेना शुरू करोगे और उन तमाम इमेजेस के अंदर जो आपको इमेजेस अच्छे लगेंगे उनको डाउनलोड करना शुरू करेंगे, ठीक है। एक फोल्डर में आप सिंपल उन तमाम इमेजेस को अपने पास डाउनलोड कर लें, ठीक हो गया। अब जो इमेजेस आपके पास डाउनलोड हुए हैं आपने अपने पुराने स्केचेस और अब जो नए इमेजेस हैं इन दोनों को मिक्सअप करके मर्ज करके फाइनल स्केचेस क्रिएट करना शुरू करने हैं। अपने स्केच को भी मर्ज करें और जो इंटरनेट पे आपने डिज़ाइन देखा है कि एक ट्री इस तरह भी बन सकता है, बीच के साथ इसको इस तरह भी बनाया जा सकता है, 2 ट्रीज का कम्बिनेशन भी बन सकता है, उन दोनों को मिक्स करके ये चीज़ बन सकती है। तो अपने स्केचेस और इंटरनेट वाली चीज़ों को मिक्स करेंगे तो एक नई चीज़ बनेगी, एक यूनिक चीज़ बनेगी जो पहले किसी ने नहीं बनाई होगी, ठीक है। तो वो दोनों मिक्सअप होके फिर फाइनल आपके पास स्केचेस क्रिएट हो जाएंगे और उन स्केचेस को अब आप आर्ट बोर्ड पे लेके जाओगे और आर्ट बोर्ड पे जाके फिर आप उसकी ट्रेसिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है। उन स्केचेस को ट्रेस करो, उनका स्ट्रोक ठीक करो, उनको स्मूथ करो, एजेस फाइनलाइज करो। यहाँ पे बात हो रही है फाइनल 3 कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 10 स्केचेस बनाए तो 10 के 10 को आप ट्रेस करना शुरू कर दोगे। करना चाहें तो कर सकते हैं, बट टाइम बचाने के लिए आपने अपने पास एटलीस्ट 3 स्केचेस फाइनलाइज करने हैं कि ये जो 3 स्केचेस हैं इससे कम ना हो, ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इससे कम ना हो। अगर आपने क्लाइंट को कहा हुआ है कि मैं 5 कॉन्सेप्ट दूंगा तो फिर आप 5 स्केचेस को ट्रेस करोगे, उसमें कलरिंग वगैरह करनी है, जो भी आपने करना है तो पाँचों के पाँचों का फाइनलाइज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप इसको स्मूथ कर रहे हो, ट्रेसिंग कर रहे हो पेन टूल यूज़ करते हुए, या आप शेप बिल्डर से बना रहे हैं, तो जिस तरह भी आपको ठीक लगता है आपका लोगो बन रहा है आप उसको फाइनलाइज करोगे, ठीक है। उसके बाद 3 से 4 कॉन्सेप्ट जो भी आपके बनने थे उनको बना लेंगे। आप चाहें तो अलग अलग आर्ट बोर्ड्स पे तीनों कॉन्सेप्ट्स को रख लें, चाहें तो एक ही आर्ट बोर्ड पे तीनों कॉन्सेप्ट को रख लें, जैसे आप उसको प्रेजेंट करना चाहें। कल मैं थोड़ा सा ये करवा भी दूंगा ताकि आपको उसको मज़ीद क्लियर कर सको। उसके बाद इस तरह से आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे जो आपने स्केचेस बनाए थे, उनको आप कलर वगैरह करोगे, उनको फाइनलाइज करने की तरफ जाओगे, उनको प्रॉपर शेप में लेके आओगे। तमाम जो कॉन्सेप्ट उनका साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और करते करते फिर फाइनलाइज आप करके जो आपने चीज़ बना ली है उसको अपने क्लाइंट के साथ शेयर करोगे, ठीक है, या अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो कि मैंने ये कॉन्सेप्ट बना ली है, ठीक है, और ये मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ,
इसमें अगर आप कोई चेंजेस चाहते हो, नॉर्मली कोशिश करेंगे क्लाइंट को इस तरह से अपने ये कॉन्सेप्ट सेंड कर दें ताकि उसको अगर इनमें से कोई पसंद आया है तो वो बता दे कि मुझे थर्ड या फोर्थ जो हैं वो अच्छे लगे हैं, इनको फाइनलाइज कर लें। तो फिर आप एंड में जो भी लोगो फाइनल होता है वो आप फाइनल लोगो उसको प्रेजेंट कर दोगे, इस तरह से उसको दिखा दोगे ये जी आपका फाइनल लोगो है, इसमें मैंने नाम भी ऐड कर दिया है और जो आपका सिंबल है वो भी ऐड कर दिया। ठीक है जी। अब इस प्रोसेस को कंप्लीट देखें, 9 स्टेप का प्रोसेस है। इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, किसी चीज़ से आपको इख्तिलाफ है, कोई भी इस मसला है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ मेरी है, ये मैं ऑन करता हूँ, इसको आपको कोई भी मसला है, कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हो तो कह सकते हैं, हम ओपन टू सजेशंस, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये प्रोसेस क्लाइंट को भी पसंद है और इस प्रोसेस का दूसरा अच्छी बात यह है कि ये प्रोसेस हमेशा यूनिक रिजल्ट्स जनरेट करता है। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि आपको इस प्रोसेस को फॉलो करने में कोई मसला हो तो कोई इशू हो। सो जो मेन चीज़ है सिर्फ लोगो डिज़ाइन के अंदर या किसी भी डिज़ाइन के अंदर, वो सिर्फ ये है कि आपने सोचना ज़्यादा है और काम कम करना है। ठीक है, अगर आप हाथ ज़्यादा चलाएंगे और दिमाग कम चलाएंगे तो डिज़ाइन आपके अच्छे नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप दिमाग ज़्यादा चलाओगे और हाथ कम चलाओगे तो एंड में आपका जो डिज़ाइन होगा वो अच्छा बन जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को सैंपल दिखा रहा हूँ कुछ पुराने स्टूडेंट्स के, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए क्या कुछ बन सकता है और क्या कुछ लोग बनाते हैं। लेकिन मेन समझाने वाली बात यह है कि इनको आपने एज ए इंस्पायरेशन नहीं लेना, ये भी स्टूडेंट थे और आप भी स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि आप इनसे अच्छे लोगो बना सकें। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि बच्चे क्या कुछ कर सकते हैं ताकि आपका थोड़ा माइंड बने कि क्या कुछ पॉसिबल है। ठीक है, इंस्पायरेशन आपने अपने से बेहतर लोगों से लेनी है, अपने से बड़े डिज़ाइनर से लेनी है। वो किस तरह लेंगे वो मैं कल आपको बताऊंगा बिहेंस पे, लेकिन आज जस्ट आपको सैंपल्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो ये मैंने आप लोग इन स्टूडेंट्स को सनसेट कॉफ़ी शॉप का कहा था, उन्होंने सन क्रिएट किया है, सनसेट का स्टाइल, और उसके अंदर उन्होंने मग क्रिएट किया नेगेटिव स्पेस के अंदर। ठीक है, गलतियां इनके अंदर भी हैं, ये परफेक्ट लोगोज नहीं है। ठीक है, लेकिन दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि स्टूडेंट्स क्या कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें गलती क्या है कि कॉफ़ी शॉप को सेंटर में होना चाहिए था और इसका कलर थोड़ा चेंज हो सकता था, ब्लैक कलर में सनसेट या कॉफ़ी शॉप आ सकता था। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे फाइनल लोगो लिखा हुआ है और उसके अलावा इस तरह स्केचेस दिए हैं, और इसमें भी वही गलती है कि स्केचेस इस तरह के नहीं प्रेजेंट करते, प्रॉपर प्लेन पेपर पे डार्क करके स्केचेस दिखाते हैं। ठीक है, ये अब देखें स्केचेस बहुत ज़्यादा करके क्रिएट कर दिए हैं, सिर्फ एक स्केच फाइनल हम दिखाते हैं कि 3 मैंने ये फाइनलाइज किए हैं, सारे स्केचेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने फाइनल लोगो अपना प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने क्लॉक खुद से बनाई हुई उसके अंदर प्रेजेंट किया हुआ, मैंने कहा नहीं था उनको, लेकिन जस्ट उन्होंने अपने एंड के ऊपर एक प्लस चीज़ ऐड की हुई है। ये उन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिखाए हुए कि क्या कुछ उन्होंने और क्रिएट किया था। ठीक है, लोग कॉन्सेप्ट्स हैं, एक उन्होंने मग इसके जो आपके पोर्टेबल जो एक मग होता है उसके साथ चीज़ क्रिएट की हुई है, एक फ्रंट पे रखा हुआ है, फिर इस तरह से शेप क्रिएट की हुई है, एक उन्होंने टाइपोग्राफिक लोग क्रिएट करने की कोशिश की थी। तो इस तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो एक सिंपल से उन्होंने एक चीज़ क्रिएट की है, तो इतना कोई इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, ये चीज़ें आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लें, सनसेट कॉफ़ी शॉप की ही उन्होंने एग्जांपल क्रिएट की हुई है, उन्होंने सनसेट के लिए यहाँ पे वेव्स क्रिएट की हुई हैं। इसमें इशू ये है कि कलर्स बहुत ज़्यादा हैं, कलर्स कम हो सकते थे, ब्लू कलर बिल्कुल इन शेड से डिफरेंट है, यहाँ तक कलर्स ठीक हैं क्योंकि सारे सेम शेड्स हैं, लेकिन ये ब्लैक में हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे स्केचेस दिखाने का, देखें कितना अच्छा मेथड है अपने स्केचेस को दिखाने का। टॉप में लिखा स्केचिंग, दरमियान में कॉफ़ी के मग्स रखे हुए, दोनों साइड्स के ऊपर उन्होंने एक तरफ मग के साथ प्ले कर रहे हैं और सनसेट के लिए उन्होंने बर्ड्स यूज़ की हुई हैं इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने अपने वेव्स के साथ प्ले किया हुआ है, दोनों में से फिर उन्होंने एक फाइनलाइज की और ये देखें कंस्ट्रक्शन है प्रॉपर लोगोस की, ये डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट हो रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के। अब ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ यहाँ पे वर्जन्स क्रिएट हो रहे हैं, और ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे वर्जन्स क्रिएट हो रहे हैं, तो टोटल 2 कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाए हैं और दोनों के डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उसको फाइनलाइज कर लिया कि ये फाइनल कलर्ड लोगो है और ये इसके दोनों कलर्स हैं। ठीक है, अब इसमें देखें हम कलर चेंज भी कर रहे हैं लेकिन ओवरऑल शेप सेम है क्योंकि हर चीज़ अलग अलग है। नेक्स्ट उन्होंने टाइपोग्राफी दिखाई हुई है कि मैंने कौन कौन से लोगो फॉन्ट यूज़ किए हुए हैं। जो ब्रश फॉन्ट है वो ये वाला है, ठीक है, स्ट्राइक एंड ब्रश, और उसके बाद उन्होंने जो बॉडी फॉन्ट है वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कलर्स प्रेजेंट किए हुए हैं कि मैंने ये कलर यूज़ किए हुए हैं, कलर कोड यहाँ पे उन्होंने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट मॉकअप यूज़ किए हुए, मॉकअप्स हम लोग पढ़ेंगे तो फिर आप लोग मॉकअप्स यूज़ करोगे। एक और स्टूडेंट ने यहाँ पे सनसेट का क्रिएट किया, उन्होंने डांसिंग स्मोक थोड़ी सी क्रिएट करने की कोशिश की थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने नीचे बताया हुआ है कि मैंने डिफरेंट रिसर्च वगैरह की और ये चीज़ क्रिएट करने की कोशिश की है। इस तरह से आप लोग इंग्लिश भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे स्केचिंग की जगह उन्होंने ब्रेन स्टॉर्मिंग लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत स्केचेस क्रिएट किए हुए हैं। अगर आपकी स्केचिंग इतनी अच्छी नहीं तो डेट्स फाइन। अभी देखें यहाँ पे उन्होंने वही चीज़ करने की कोशिश की जो आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग ना करें। इन्होंने यहाँ पे सनसेट जो वर्ड था उसको
ग्राफिक के अंदर ऐड करने की कोशिश की, लेकिन ये अनएट लिखा पता चल रहा है। अगर किसी को सनसेट का नहीं पता तो वो ये नहीं पढ़ सकता, ठीक है, यहाँ पे वही मसला है। तो उनको मैंने मना किया कि ये ना करें। उसके बाद फिर उन्होंने कप के अंदर सनसेट लिखने की कोशिश की, फिर मैंने मना किया कि ये ना करें, और फिर फाइनल उनको चीज़ समझ आ गई, तो उन्होंने यहाँ प्रॉपर सनसेट अलग लिखा और शेप अलग क्रिएट की, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने फाइनल उसकी ट्रेसिंग वगैरह की। ट्रेसिंग करने के बाद यहाँ पे उन्होंने कलर्स वगैरह ऐड किए हैं, फॉन्ट्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। ये उसका उन्होंने कॉफ़ी शॉप के अंदर मॉकअप में ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये प्रॉपर उसकी कॉफ़ी शॉप, ये देखें, अब आप क्लाइंट को ये चीज़ सेंड करोगे, उसको पता चलेगा कि बनाया किसी चीज़ ने कुछ बनाया है, कोई डिज़ाइनर ने काम किया, ठीक है। ये देखें, ये मॉकअप्स का फ़ायदा, ये कल हम चीज़ें पढ़ेंगे सारी, ठीक हो गया। तो इस तरह से कंप्लीट उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ डिज़ाइन। एक और देख लेते हैं, ये सनसेट कॉफ़ी शॉप का एक और उन्होंने डिज़ाइन क्रिएट किया है, ठीक है। उसमें सन क्रिएट किया है, बर्ड्स ऐड की हुई हैं साथ में, थोड़ा सा मॉकअप यूज़ किया है, ठीक है। इस तरह बिजनेस कार्ड्स हैं, टपोग्राफी दिखाई हुई, उन्होंने कलर्स दिखाए हुए, कौन कौन से कलर मैंने यूज़ किए हैं। स्केचेस आ गए, देखें डिफरेंट स्केचेस उन्होंने बनाए हैं, ये डिफरेंट वर्जन हैं उसके, और ये फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लोर ने ग्रीन हिल्स का क्रिएट किया। अब ये ग्रीन हिल्स पढ़ा जा रहा है क्योंकि ग्रीन का एन जो है और हिल्स जो है प्रॉपर क्लियर है, ठीक है। उसके डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट किए हैं। फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आ गए, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सारे उसके स्केचेस हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। उसको ग्रीन और एच को तरह क्रिएट करने की कोशिश की, मैंने मना कर दिया कि ये ना करें, ये अजीब सा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर था। फिर उन्होंने इस तरह से एन को रिप्लेस किया यहाँ पे, ठीक है, वो विंडो के साथ, लेकिन फाइनल फिर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। ये मॉकअप इन्होंने प्लेस किया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। इंशाल्लाह कल हम लोग मॉकअप्स क्रिएट करेंगे, मॉकअप्स पे काम करेंगे, बिहेंस पे काम करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।